नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दामिनी यादव और आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी। अच्छा दोस्तों, जब हम किसी महानगर में बैठकर रंगमंच यानी थिएटर की बात करते हैं तो जहन में जो तस्वीर उभरती है वो होती है किसी एयर कंडीशन कमरे के गहन अंधकार में बैठकर मंच पर उभरते ज़िंदगी के अनेक रंगों के साक्षी होने की। इसमें हम ज़िंदगी के अनेक ऐसे पहलू देखते हैं जो कभी हमारी खुद की ज़िंदगी से मेल खाते हैं, तो कभी किसी ऐसी दुनिया की झलक दिखला जाती हैं जो हमारी कल्पना तक से परे होती है। मंच की इस दुनिया में अक्सर उस आम आदमी की झलक तो मिल जाती है जो हाशिए पर खड़ा होकर अपनी सुध लिए जाने का इंतज़ार करता रहता है, लेकिन वो आम आदमी खुद इन मंचीय कहानियों का हिस्सा ज़रा कम ही बन पाता है। कई बार तो इन कहानियों का मुख्य पात्र यही आम आदमी होता है, लेकिन मंच पर जब ये कहानियाँ उतरती हैं तो वो ना तो अपने ही पात्र की भूमिका में होता है और ना आम तौर पर दर्शक वर्ग में नजर आता है। ऐसे सिलसिले ऐसे ही चलते रहते हैं और ऐसे ही चल भी रहे हैं। इस बात को कोई गंभीरता से लेता भी नहीं है, पर इसी रंगमंच की दुनिया में कोई था ऐसा भी जिसने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया और उम्र भर जिया, जिसके रंगमंच में हाशिए पर खड़ा वही आम आदमी मंच का पात्र भी था और अपने पात्र का अभिनेता भी। हम आज जिन्हें याद कर रहे हैं उन्हें रंगमंच के लिए याद भर ही नहीं किया जाता, बल्कि भारतीय रंगमंच का पर्याय भी माना जाता है। जिक्र है हबीब तनवीर साहब का। 1 सितंबर 1923 को रायपुर छत्तीसगढ़ में जन्मे हबीब तनवीर साहब का ये जन्म शताब्दी वर्ष भी है। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि जब हम हबीब तनवीर के रंगमंचीय योगदान और इस क्षेत्र में उनकी दक्षता की बात करते हैं तो जिस तरह से अपनी ज़मीन से जुड़ाव में धंसी उनके रंग कर्म की गहरी जड़ें नज़र आती हैं, लगता है उन्होंने कभी इस ज़मीन से दूरी बनाई ही नहीं होगी और हमेशा हमेशा लोक संस्कृति के इसी दायरे में सिमटे रहे होंगे। लेकिन जब हम उनकी विशेषज्ञता देखते हैं तो रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स यानी राडा इंग्लैंड से बाकायदा प्रशिक्षित ये आर्टिस्ट हमें हैरत में डाल देता है। और बात सिर्फ इतने तक ही सीमित नहीं रहती है, बल्कि वहीं के ब्रिस्टल ओल्ड विंग थिएटर स्कूल में निर्देशन की कमाल संभालते हुए लगभग 3 सालों तक यूरोपीय थिएटर की बारीकियों को भी हबीब साहब जानते समझते रहे। पर जब अपने देश की मिट्टी पर यहाँ के किरदार उकेरे तो उन्हें पात्रों के लिए कभी कोरे अभिनेताओं की ज़रूरत नहीं रही, बल्कि उनके सधे हुए निर्देशन ने उन्हीं फेरी वालों, खोमचे वालों तक को मंच पर अभिनेता के रूप में उतार दिया जिनका किरदार मंच पर जिया जाना था। और उनके ये प्रयोग इतने मिसाली रहे कि आज भी भला है कोई रंग प्रेमी जिसने उनके आगरा बाजार को मंच पर देखा हो और देखकर कभी भूल पाया हो। तो चलिए, हबीब तनवीर साहब के जिक्र को आगे बढ़ाने से पहले हम थोड़ा पीछे हटते हैं। हबीब अहमद खान का जन्म 1 सितंबर 1923 को रायपुर के बैजनाथ पारा में हुआ था, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ का हिस्सा है। लॉरी म्युनिसिपल हाई स्कूल से शुरू हुआ उनकी पढ़ाई का सिलसिला मॉरिस कॉलेज नागपुर से होता हुआ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तक पहुंचा, जहां से उन्होंने एमए किया। कविताएं वगैरह लिखने का सिलसिला भी बचपन से ही शुरू हो चुका था और शुरुआत में वे तनवीर के तखल्लुस से लिखा करते थे। बाद में उन्होंने इसे अपने नाम के साथ ही जोड़ लिया और हमेशा के लिए हबीब अहमद खान से हबीब तनवीर बन गए। 1945 के आसपास वे तब की बम्बई और अब की मुंबई चले गए और ऑल इंडिया रेडियो से भी जुड़ गए। कोई रचनात्मक इंसान मुंबई पहुंच जाए और फिल्मी दुनिया से बचा रहे, ये हो ही नहीं सकता। लिहाजा हबीब साहब ने भी उस वक्त की कुछ फिल्मों में अभिनय किया।
फिल्मों में उनके अभिनय का ये सिलसिला बाद में भी कुछ फिल्मों में नज़र आता है, जिनमें हम ख़ास तौर पर फुटपाथ, राही, चरणदास चोर, गांधी, ये वो मंजिल तो नहीं, हीरो हीरालाल, प्रहार, द बर्निंग सीजन, द राइजिंग मंगल पांडे और साल 2008 में आई ब्लैक एंड वाइट तक का नाम ले सकते हैं। बहरहाल, मुंबई में ही हबीब साहब प्रगतिशील लेखक संघ और इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन यानी इफ्टा के संपर्क में भी आए। बल्कि सिर्फ संपर्क में ही नहीं आए, ये वैचारिक समानता इस तरह से जुड़ी कि ता जिंदगी उनके साथ रही। ये वो दौर था जब देश को आज़ाद हवा में सांस लेने की इजाज़त नहीं थी और इस देश का हर जिम्मेदार शहरी जिस रूप में भी इसमें अपना योगदान दे सकता था, देता था, चाहे वो स्वाधीनता सेनानी हो या कलाकार। लिहाजा जब इफ्टा के ज़्यादातर सीनियर मेंबर आज़ादी के लिए अपने हक की आवाज़ उठाने के जुर्म में जेल में बंद कर दिए गए, तो हबीब तनवीर साहब ने इस संस्थान की तमाम जिम्मेदारियां संभाली और उस आवाज़ को दबने नहीं दिया जो आवाज़ हक की आवाज़ थी। फिर आगे चलकर उन्होंने दिल्ली का रुख किया। वहाँ उनका जुड़ाव कुदैसिया ज़ैदी के हिंदुस्तानी थिएटर के साथ हुआ। यहीं उन्हें प्यार हुआ, शादी हुई और यहीं उन्होंने अपनी ज़िंदगी के सबसे महत्वपूर्ण नाटकों में से एक आगरा बाजार किया। ये नाटक 18वीं सदी के उर्दू के शायर नज़ीर अकबराबादी पर आधारित था और इसकी सबसे ख़ास बात ये थी कि ये उस समय की रंगमंचीय परिपाटी के बिल्कुल विपरीत था, जो तब पारसी थिएटर और यूरोपीय थिएटर के प्रभाव से बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। इस नाटक में ऐसा लगता है कि पूरा आगरा बाजार ही मंच पर लाकर खड़ा कर दिया गया है और इस नाटक में काम करने वालों में भी आम जिंदगी के लोग शामिल थे। हबीब साहब ने रंगमंच को लोक मंच में बदल कर रख दिया था। जब दिल्ली के ओखला गांव के खासो आम के बीच ये नाटक खेला गया, तो फिर इसने अपनी वो जगह बनाई कि रंगमंचीय इतिहास में मील का पत्थर बन गया। भले ही हबीब साहब ने राडा के गलियारे देखे थे, यूरोपीय थिएटर को समझा था, लेकिन भारतीय रंगमंच पर वे भारत की आत्मा को ही जिंदा रखना चाहते थे और इस तलाश में उन्होंने देश के न जाने कितने गांवों की धूल छानी, लोगों से जुड़े, उन्हें नाटकों से जोड़ा और रंगमंच को जन सरोकारों का मंच बना दिया। उन्होंने लोक कलाओं, शैलियों और विधाओं को भी इन नाटकों के माध्यम से जिंदा रखा। साथ ही उनका जोर हमेशा इस बात पर भी रहता था कि थिएटर विलास की चीज़ नहीं है, उसे यथासंभव सादा और सहज होना चाहिए। कम से कम साधनों में ज़्यादा से ज़्यादा जन सरोकारों को उठाने वाला। अपनी लगभग 5 दशकीय रंगमंचीय पारी में उन्होंने लगभग 100 से ज़्यादा नाटकों का मंचन और सर्जन किया। रंगमंच की नस नस से वे इस तरह परिचित थे कि नाटकों की दुनिया के वे जितने अच्छे अभिनेता, लेखक, निर्देशक थे, उतने ही अच्छे कवि, गीतकार, संगीतकार और गायक भी थे। उनके नाटकों का गीत संगीत आज भी अमर है और उनके कैसेट उस समय में भी HMV जैसी कंपनी ने रिलीज़ किए थे, जिनकी लोकप्रियता आज भी कई दूसरे रंगमंचीय संस्थानों पर भारी है। उनका नाटक चरणदास चोर 1982 के एडिनबर्ग इंटरनेशनल ड्रामा फेस्टिवल में सम्मानित होने वाला पहला भारतीय नाटक था। विदेशी धरती पर भारतीय लोक संस्कृति की ये ऐसी अमिट छाप है जो आज तक धुंधली नहीं हुई। उनके जो नाटक कभी भुलाए नहीं जा सकते और जिनके मंचन आज भी हमेशा कामयाब रहते हैं, उनमें आगरा बाजार, चरणदास चोर, गांव का नाम ससुराल, मोर नाम दामाद, मिट्टी की गाड़ी, जहरीली हवा, द ब्रोकन ब्रिज जैसे अनेक नाम शामिल हैं। पृथ्वीराज कपूर के अलावा वे राज्यसभा का सदस्य बनने वाले दूसरे रंगकर्मी थे।
इसके अलावा पद्मश्री, पद्म भूषण, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड और कालिदास सम्मान से भी उन्हें नवाजा गया था। 8 जून 2009 को भोपाल में हबीब तनवीर साहब ने आखिरी सांस ली थी। लेकिन हबीब साहब वो कलाकार हैं जो मरा नहीं करते। जब जब भारतीय रंगमंच में हाशिए पर खड़ा आम आदमी पूरे जोर शोर से अपनी आवाज़ उठाएगा, तब तब उस आवाज़ में हबीब तनवीर साहब के योगदान की गूंज भी सुनाई देगी, जो मानते थे कि सच्ची संस्कृति कभी लोक संस्कृति से अलग नहीं हो सकती। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।